हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे इस फिल्मी कहानी चैनल पर। अगर आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, जाकर पहले उसे देखें, तब जाकर ये कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी, तभी यह कहानी आपको आगे देखने में मजा आएगा। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैली और ब्रूस एक ऑफिस में जाते हैं ताकि सिस्टम में से ब्रूस के पासपोर्ट की कॉपी डिलीट कर सके, लेकिन तभी एक गार्ड ब्रूस को टेबल के नीचे छुपा हुआ देख लेता है। फिर गार्ड अपनी गन निकाल कर ब्रूस को बाहर आने के लिए कहता है। जब ब्रूस बाहर आता है तो गार्ड उसको अपनी आईडी दिखाने के लिए कहता है। फिर वह उस गार्ड के ऊपर एक डंबल फेंक कर मारता है और उसकी गन उछल कर टेबल पर आकर गिरती है। तभी कैला गन उठा लेती है और कहती है, सालो गोली नहीं खानी तो घुटने पर बैठ जाओ और जल्दी से बताओ पैसा कहाँ है। फिर वे सिस्टम से ब्रूस की आईडी डिलीट करके और पूरे 645 यूरो लेकर वहाँ से भाग आते हैं, ताकि अगर वो गार्ड्स किसी को बताए भी तो यह छोटी मोटी चोरी समझकर भूल जाएं। ब्रूस कैला का यह नया रूप देखकर हैरान था। फिर ब्रूस बातों बातों में कह देता है कि तुम्हें अपना जंगल साफ कर लेना चाहिए, और इस बात से कैला चिढ़ जाती है। वह गाड़ी से नीचे उतर के गन को दूर फेंक देती है और ब्रूस को कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों से घिन आती है। दूसरी तरफ रोय और कैमरन एक कार चुराने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि आज उन्हें कुछ तूफानी करना था। अब चोरी करनी ही है तो कोई सुपर कार की क्यों न करें। वे एक क्लब के बाहर जाते हैं। रोय वहाँ से एक गुब्बारा लेता है। तभी कैमरन चुराया हुआ एक हार अपने गले में पहन लेती है, जो एलिनो का कीमती हार था। वो इस हार को पहनकर पेरिस की गलियों में घूमना चाहती थी। फिर रोय और कैमरन वहाँ से एक रेसिंग कार चुरा लेते हैं और छपरिया वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ से रोय एक ऐसी जगह जाता है जहाँ इलीगल रेसिंग होती है। फिर वहाँ जाकर वो एक रेस ऑर्गेनाइजर से बात करता है। वो कहता है कि मुझे एक रेस लगानी है। फिर ऑर्गेनाइजर पूछता है, क्या तुम्हारे जेब में 10,000 यूरो है। रोय कहता है, यूरो तो नहीं है, लेकिन लाखों यूरो की कार है। फिर वे कार के ऊपर 2 जूते फिक्स कर देते हैं और कैमरन उन जूतों को पहनकर खड़ी हो जाती है। यहाँ इसी तरह से रेस लगाई जाती थी। फिर वे अपनी गाड़ियां ट्रक पर लेकर जाते हैं। फिर जैसे ही रेस शुरू होती है, वे दोनों गाड़ियां जीतने के लिए पूरी जान लगा देती हैं। रोय जीत रहा था। तभी कैमरन के मोबाइल पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिमी की कॉल आती है। फिर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर वो अपने हाथ से रस्सी छोड़ देती है और रोय को कार रोकने के लिए कहती है। रोय रेस में आगे था, लेकिन फिर भी उसे कार रोकनी पड़ती है। रोय बाहर निकल कर देखता है कैमरन रो रही थी। फिर वह उसके शूज उतारता है। तभी बाकी के छपरी लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। फिर वे उनको चिढ़ाने लगते हैं। रोय उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन वह कंट्रोल कर जाता है और अपनी कार की चाबी उन्हें देकर कैमरन को गोद में उठा लेता है। फिर वो छपरी रेसर कार के अंदर से कैमरन के शूज और जैकेट बाहर फेंक देते हैं। कैमरन को सर्दी लग रही थी। फिर रोय उसको पास के ही एक सैंड में ले जाता है। फिर वो उसे एक प्लेन के अंदर बिठा देता है। कैमरन उसे बताती है कि मेरे का फोन था, मैं उसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी। पहले मैंने ही उसे कॉल की थी, लेकिन जब उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर रोय पूछता है, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया। कैमरन कहती है, नहीं, वो तो बहुत प्यारा था। वो एक सिंगर था। उसको अपने प्रोफेशन की वजह से कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था और मैं चाहती थी कि वह हर पल मेरे साथ रहे और मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। बस यही से हम दोनों में दूरियां आने लगी और हम अलग हो गए। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे उसी के सॉन्ग सुनने को मिलते थे। हर गली हर चौराहे पर उसके पोस्टर लगे हुए मिलते थे। फिर मैं पागल होने लगी। मैं उसकी हर याद को मिटा देना चाहती थी। एक दिन मैंने उसकी सारी तस्वीरें जला दी और बदकिस्मती से घर भी जल गया। फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पागल खाने भेज दिया। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए रोय कहता है, चलो मैं तुम्हें प्लेन में घुमाता हूँ। वो प्लेन को स्टार्ट करके बाहर ले जाता है। कैमरन डर रही थी कि कहीं यह उसकी आखिरी राइड ना हो। रोय प्लेन को बहुत तेज भगाता है, लेकिन उड़ाता नहीं है। अब उन दोनों का मूड ठीक हो जाता है। फिर वे प्लेन से निकलकर वहां से जाने लगते हैं। तभी कैमरन को ध्यान आता है कि वह हार उसकी पॉकेट में नहीं है। दूसरी तरफ बर्लिन भी कैमिल के उठने से पहले उस होटल में पहुंच जाता है जहां वह कैमिल को छोड़ कर आया था। वह जल्दी से नाइट सूट पहनकर लेट जाता है। तभी वहां कैमिल आ जाती है। बर्लिन कैमिल को कहता है कि तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। दूसरी तरफ उस चोर के बारे में सबको पता चल जाता है, इसलिए कमिश्नर
खुद वहाँ तहकीकात करने के लिए आती है। वह तिजोरी में जाकर सभी लॉकर को चेक करती है। उन्हें वहाँ ना तो गहने मिलते हैं और ना ही कोई सुराग। अब मार्क को भी उसके घर से उठा लिया गया था। फिर डेमी बर्लिन को कॉल करके बताता है कि पुलिस ने मार्क को उठा लिया है। तभी ब्रूस और कैला बैकपैकर का वेश बनाकर होटल से बाहर निकलते हैं और पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। वे बस में बैठकर स्पेन जाने वाले थे, क्योंकि अभी भी पुलिस करोड़ों के हार खोजने के लिए बैकपैकर्स के बैग चेक नहीं करती। फिर बारी आती है रॉय और कैमरन की, और उनके कुछ देर बाद डेमियन भी होटल से निकल जाता है। वे डेमियन के साथ एक वैन में बैठकर स्पेन की तरफ जाने लगते हैं। डेमियन बाप बन जाता है। रॉय और कैमरन उसके बच्चे। उनका प्लान था कि इस चोरी में जितने भी सामान यूज हुआ है उन सबको बर्लिन ठिकाने लगाएगा। वे इस सारे सामान को शिपिंग कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भेज देगा किसी स्थान में। तभी कैमिन बर्लिन के पास आती है। वह कहती है कि हमने फैसला कर लिया है और मार्क को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बर्लिन कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर आपका मूड बदले तो उस दिन तक हमारा नंबर ऑन रहेगा। फिर जब कैमिन घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर पर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। जब वह घर के अंदर जाती है तो देखती है कि हर चीज की बारीकी से छानबीन चल रही थी। कमिश्नर लेवल बताती है कि मेरे पास सच वारंट है। फिर वह उसके हस्बैंड की सेफ को खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसका कोड कैमिल के पास नहीं था। फिर कमिश्नर मार्क के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि कल रात आप कहाँ थे। मार्क कहता है कल रात मैं घर पर ही था। फिर वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो रात के 1 बजे पार्किंग लॉट से गया था। वो कहता है कि यह मैं नहीं हूँ। फिर कमिश्नर कहती है कि आपकी कार नेशनल हाईवे 13 की तरफ गई थी। जब हमने आपका फोन ट्रैक किया तो वो भी रात को उसी हाईवे पर था। आप अपने दूसरे घर यानी कि फार्म हाउस में गए थे। फिर आज सुबह हमने आपके घर की तलाशी ली। हमारी फॉरेंसिक टीम को वहाँ से कुछ धागे मिले हैं। यह धागे उन गहनों में लगे हुए थे। यह छोटा सा डायमंड हमें आपके सोफे पर से मिला है। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आप रात को घोड़े बेचकर सो रहे थे। दूसरी तरफ कैमिन बर्लिन को अपने घर बुलाती है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड के नीलामी घर से करीब 44 मिलियन के गहने चोरी हो गए हैं और इस चोरी का इल्जाम मेरे ही हस्बैंड पर लगाया गया है। बर्लिन पूछता है क्या आपके हस्बैंड को पैसे की कमी थी या किसी गलत आदमी के साथ उठना बैठना हो, या फिर क्या वह घर से बाहर जाया करते थे। कैमिल कहती है हाँ, वह कई दिन घर से बाहर रहते थे, उनका काम ही ऐसा था। फिर बर्लिन पूछता है क्या आपके पति को जब फोन आता था वह अक्सर उठकर साइड में जाकर बात करते थे। वो कहती है हाँ, अक्सर ऐसा ही होता था। फिर वह अपने हस्बैंड के रूम में लगी तिजोरी देखने जाती है जो पुलिस वालों ने तोड़ दी थी। फिर बर्लिन कैमिल को हौसला देता है, लेकिन अंदर से खुश भी हो जाता है क्योंकि यह सब उसी का करा धरा था। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि कैमिल बर्लिन से पूछती है कि जो इंसान अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता था क्या वह इतनी बड़ी चोरी कर सकता है। हो सकता है कि कोई चोरी से हमारे घर में आया हो जिसने मार के कपड़े और उसका फोन चुराया हो और उसकी गाड़ी लेकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। बर्लिन कहता है हमें नहीं लगता कि कोई दिमाग से इतना खिसका हुआ होगा जो 44 मिलियन की चोरी करके किसी को फंसाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा। कैमिल कहती है कि पुलिस उन पर शक कर सकती है लेकिन मैं नहीं। मैंने सोचा था कि मैं पेरिस आकर उनको बोलकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन अब इस मुसीबत में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी मार्क कमिश्नर से पूछता है मैडम आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कमिश्नर कहती है बहुत खूब, अब तुम्हारी वजह से हमें सच ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ चोर इस देश की सरहद से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब हर सड़क पर नाके लग जाते हैं। तभी डेमियन, रॉय और कैमरन स्पेन की तरफ बढ़ रहे थे। फिर रास्ते में उन्हें एक नाका दिखता है। फिर वे वैन के अंदर सब कुछ सही से सेट कर देते हैं। फिर पुलिस वाले वैन रुकवा लेते हैं। डेमियन इन पुलिस वालों को बताता है कि हम यहाँ सिर्फ घूमने आए थे और अब हम वापस स्पेन जा रहे हैं। फिर पुलिस वाला गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और कैमरन दरवाजा खोल देती है। फिर पुलिस वाले अंदर आकर छानबीन करते हैं। एक पुलिस वाला गाड़ी के पेपर चेक करता है और दूसरा पुलिस वाला सभी दराज चेक करता है। उसे वहाँ एक अस्थि का मटका मिलता है। उनको अच्छे से पता था कि फ्रांस में बिना परमिशन अस्थियों को एक जगह से दूसरी
जगह नहीं ले जाया जा सकता था। फिर पुलिस वाला कहता है कि अस्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना गुनाह है, आप इसे लेकर सफर नहीं कर सकते। फिर रॉय और कैमरन अस्थियों के लिए अपने झूठे इमोशन दिखाते हैं। फिर पुलिस वाला कहता है कि उन फूड कैश को भी खोलो। तभी कैमरन अस्थियों का मटका लेकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। वे पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे बाहर जाते हैं। वे हवा में गोली चलाकर उसे रोकने के लिए कहते हैं। फिर कैमरन रुक जाती है और वे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। फिर एक पुलिस वाला उससे अस्थियां छीनने लगता है। तभी वो मटका नीचे गिर जाता है और सारी राख बिखर जाती है। फिर उन सब का अस्थियों के प्रति प्यार देखकर सभी पुलिस वाले इमोशनल हो जाते हैं। डेमियन कहता है कि हम यही हैं, आप गाड़ी में जो चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि तुम लोग अपनी गाड़ी लो और जल्दी से यहाँ से निकलो। उन सब का नाटक कामयाब रहता है और वे सेफली दोबारा पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। फिर डेमियन कैला के पास फोन करता है। वह कहता है कि पुलिस हरकत में आ गई है, वे हर चीज को अच्छे से चेक कर रहे थे, बेहतर होगा कि हम कहीं पर छिप जाएं। तुम लोग अगले बस स्टॉप पर उतर जाना और जंगल के रास्ते चले जाना, 2-3 दिन तक सड़क से दूर रहना। फिर डेमियन खुद भी किसी कैंप में जाने का प्लान बनाता है ताकि 2-3 दिन तक आराम से रह सके। ब्रूस और कैला बस स्टॉप पर उतर जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कैला अब भी ब्रूस से नाराज थी और उसको कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ डेमियन रॉय और कैमरन का पास के ही एक कैंप में चले जाते हैं। डेमियन कहता है तुम दोनों को अच्छे से पता है क्या करना है। फिर बाहर जाकर वह वैन को रस्सियों से बांधने लगता है। रॉय वैन के अंदर और बाहर कैमरे लगा रहा था। कैमरन भी बस के अंदर एक रोबोटिक सिस्टम तैयार कर रही थी जिससे दूर बैठे ऑपरेट किया जा सके। पास में ही बैठी एक लेडी डेमियन पर फिदा हो जाती है। फिर काम फिनिश होने के बाद रॉय आसपास चक्कर लगाने चला जाता है। फिर रॉय बर्लिन के पास फोन करता है। वो उसे बताता है कि नाकाबंदी होने के कारण हमने कैंप में दिन बिताने का प्लान बनाया है। फिर रॉय बताता है कि मुझसे एक गलती हुई है, रात को मैंने और कैमरन ने एक हार घूम कर दिया है। पहले हमने एक कार चुराई, फिर वह हार कार के अंदर रह गया और वह कार हम रेस में हार गए। तभी उस कार को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि वह चोरी की कार थी। रॉय कहता है अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अपना चोरी किया हुआ हिस्सा आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। बर्लिन कहता है इस गलती की आपको माफी नहीं मिलेगी, आप तो अनाड़ी हैं जिसने हमारे रूल्स को तोड़ा है। रॉय कहता है मैं गुस्से में था क्योंकि आपने मुझे पालतू कुत्ता जो कहा था। बर्लिन कहता है हमें आपका अंदाज पसंद आया, आप में दम है उस आदमी को जवाब देने के जो आपको बेआबरू कर रहा है। हम आपसे माफी मांगते हैं, हमारा दिल भी एक औरत के हाथों टूटा हुआ था और जिस आदमी के लिए टूटा हुआ था हम उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि वह पुलिस कस्टडी में है। अब हमें उनकी नजरों में मसीहा बनना होगा। फिर बर्लिन कैमिल को 2 लाख यूरो उधार देता है ताकि वह पेरिस का सबसे बड़ा लॉयर हायर कर सके क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड और अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे। दूसरी तरफ ब्रूस एक तंबू गाड़ लेता है और कैला को कहता है तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। कैला मान जाती है। तभी कमिश्नर रेशर से पूछता है कि बाकी के गहने कहाँ हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर वह कहता है कि मैंने यह कार रेस में जीती है। कमिश्नर पूछती है क्या 44 मिलियन की चोरी करने के बाद कोई कार की रेस में हिस्सा लेगा। रेसर कहता है यह कार की रेस नहीं है बल्कि जोश की रेस है। कार के ऊपर एक लड़की भी खड़ी होती है, हो सकता है चोरी के बाद उनका जोश जाग गया हो। फिर कमिश्नर उससे उनकी पहचान पूछती है। वो बताता है कि उसने एक हाथ में दस्ताना पहना हुआ था और दूसरे में टैटू बना हुआ था किसी हिरन के सिंग जैसा। वो दोनों स्पेनिश थे, मैं भी स्पेन से हूँ। फिर कमिश्नर यूरोपोल स्पेन फोन लगाते हैं कि रात को कैला को बारिश की आवाज आती है और जब वह टेंट खोल कर देखती है तो बाहर बारिश हो रही थी। वह देखती है ब्रूस बारिश में ही लेटा हुआ था। फिर वह उसे अंदर बुला लेती है। फिर ब्रूस अंदर आकर सो जाता है। रात को डेमियन भी अपनी वैन में बाहर उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास वही औरत आती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। फिर वे बहुत सारी बातें करते हैं और खूब शराब पीते हैं। फिर रात को 2 बजे डेमियन अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक औरत मिली है, मैं उसके पास जाने से पहले एक बार फिर से तुम्हें मौका देना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ कोई औरत है, अगर है तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। यह सब बातें वह औरत भी सुन रही थी क्योंकि वह लेडीज टॉयलेट में थी। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर डेमियन को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा
किया था। मैं बेइंतहा प्यार करता था तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी पीठ के पीछे से किसी और के साथ मुंह काला करवा रही थी। अपने पति को धोखा देना बड़ी हिम्मत का काम होता है। फिर उसकी वाइफ फोन कट कर देती है। उनकी यह बातें सुनकर लेडी का भी दिल दुख रहा था। फिर वह दोबारा अपनी वाइफ के पास फोन करता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे गुस्से में बात की, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसकी वाइफ कहती है तुम सॉरी मत कहो, धोखा मैंने दिया है। मुझे खुद पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गए। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। डेमियन कहता है मैं इतना बेकार आदमी तो नहीं था कि तुम 2 दिन के प्यार के लिए मुझे छोड़ दिया। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, अब तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। वो लेडी अब तक इन दोनों की बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ कैला को प्रेशर हो जाता है। वो ब्रूस को कहती है मैं जंगल में जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से मत हिलना। फिर जब वो जंगल में जाती है तो उसे एक सांप काट लेता है। उसको देखकर वह जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर ब्रूस भागा भागा आता है। वो चेक करता है कि कौन से सांप ने काटा है। वो एक जहरीला था। फिर ब्रूस उससे पकड़कर दूसरी ओर फेंक देता है। फिर ब्रूस भागकर कैंप में जाता है और वहाँ से कटर लेकर वापस आता है। वो उसके पाँव में कट लगाकर सारा जहर चूस कर बाहर निकाल देता है और फिर वह उस जगह को सील देता है। फिर वो कैला का हाथ और गला चेक करता है। कैला कहती है कि मुझे जीभ के अंदर थोड़ी अकड़न सी महसूस हो रही है। ब्रूस कहता है हमें अभी निकलना होगा। फिर वह अपना सामान लेता है और कैला को अपने कंधे पर बैठा लेता है। फिर वह भागकर पास के गांव में जाने लगता है। कैला पूछती है क्या अब मेरी जान खतरे में है जो तुम इतना तेज भाग रहे हो? लेकिन ब्रूस कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमिश्नर ने स्पेन से जिसको बुलाया था वो ऑफिसर आ चुकी है और वे थी अलिशिया, सब इंस्पेक्टर फ्रॉम यूपॉल। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।